हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आज है संडे। संडे यानी कि रविवार के दिन मैं आपको पता है कि करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास यानी कि साप्ताहिक क्लास यानी कि वीकली क्लास यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है। और मैं डेली करंट अफेयर यहाँ पढ़ता हूँ, वो भी मैप के साथ। तो आज है 30 जुलाई, और आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। नया क्या है? एक हफ्ते का जो पुराना न्यूज़ है मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा। पुराना क्या है, वो भी करंट ही है, लेटेस्ट ही तो है। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि वीकली करंट अफेयर में जल्दी जल्दी रिवीजन कराता हूँ, एक हफ्ते का जो भी न्यूज़ है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है उसकी लोकेशन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। और डेली अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे मैं डेली मैप के साथ करंट अफेयर पढ़ता हूँ, और यहाँ पे रिवीजन चलेगा आज संडे के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, और देखते हैं कि आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो अभी हाल ही में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती किस तारीख को मनाई गई है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन रहे यहाँ पे, और इसका सही जवाब है 23 जुलाई। ठीक है। 23 जुलाई को अभी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती को मनाया गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अभी हाल ही में किस अभिनेता को क्रिकेट विश्व कप का 2023 के लिए आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर, अम्बेडकर नहीं, वो अम्बेडकर जी दूसरे हैं। ठीक है। तो आईसीसी के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब है शाहरुख खान को, एसआर के। ठीक है। इनकी मूवी भी आ रही है जवान, तो ठीक है। तो एसआर के, तो इनको आईसीसी के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। और आपको पता है आईसीसी के जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है मेंस वाला, पुरुषों वाला, वो भारत ऑर्गेनाइज करने वाला है इस बार। तो ये है शाहरुख खान, और इनको आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर इस बार नियुक्त किया गया। आईसीसी का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा दुबई, यानी कि जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और यूनाइटेड अरब अमीरात की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए। इधर आपको दिखेगा सुंदर भारत, ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है। ये हिंद महासागर में ही अरब सागर पड़ता है, ध्यान देंगे। ठीक है। उसके बाद ये जाएंगे इधर तो आपको दिखेगा पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है। और यहाँ दिखेगा आपको यूएई, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है। तो यहाँ पे आईसीसी का मुख्यालय है। आगे चलें। तो ठीक है, ये सब मैं डेली करंट अफेयर में अच्छे से बताता हूँ। ओके। तो लिसा फ्रेंचटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला एडमिरल बनी है, ये आपको बताना है। तो लिसा फ्रेंचटी, और वो भी पहली महिला एडमिरल बनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है अमेरिकी नौसेना में। ये अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अमेरिका की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए आप। ये है अपना सुंदर भारत, और ये पूरा विश्व का मैप है। ये सुंदर भारत है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये दिखेगा अमेरिका आपको। इसके नॉर्थ नॉर्थ में दिखेगा कनाडा, और अमेरिका के साउथ में दिखेगा आपको मैक्सिको। ठीक है। ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको जो है, ये तीनों मिल के, ठीक है, ये तीनों मिल के 2026 में फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करेंगे, होस्ट करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इधर देख लीजिए। इससे संबंधित डेली में करंट अफेयर बताता हूँ, ठीक है, वो भी डिटेल में। तो डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप डेली करंट अफेयर में वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में सात्विक राज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन से खिताब अपने नाम किया? ये दोनों जो बच्चे हैं ठीक है, बच्चे नहीं कह सकते लेकिन फिर भी भारत के ये जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत ही बेहतरीन इस समय अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हाल ही में इन्होंने कौन सा अचीवमेंट हासिल किया? तो कोरियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीता है डबल्स में। ठीक है। ये दो लोग हैं, डबल्स यानी खेलते हैं। तो कोरियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट ये लोग जीते हैं। और ये हुआ कहाँ पे? तो हुआ है साउथ कोरिया में। कोरियाई कहने मतलब यही समझा करिए, साउथ कोरिया में। जब भी कोरिया गए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बहुत ही कम ये सब ऑर्गेनाइज होता है। चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे खेल हो, कोई भी, तो नॉर्थ कोरिया में कमी होता है। नॉर्थ कोरिया में कमी होता है, आपको पता है ज़्यादातर ये साउथ कोरिया में ही होता है। तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और ये साउथ कोरिया की लोकेशन यहाँ पे देख लेंगे। इसके वेस्ट की तरफ दिखेगा आपको पीला सागर यानी येलो सी, और इधर दिखेगा सी ऑफ जापान। और ये है ये है जापान की लोकेशन, और ये ईस्ट ऑफ चाइना, चाइना सी। ओके। तो चिराग शेट्टी और सात्विक राज ने कोरियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता। और इससे पहले भी एक न्यूज आई थी जिसमें से एशियाई जो चैंपियनशिप होता है बैडमिंटन का, एशियाई चैंपियनशिप, इन्होंने मेंस में मेडल जीता। ठीक है। वो भी 52 साल बाद। ये भी ध्यान रखेंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक राज की ही बात की जा रही है। ये दोनों लोग
मिल के 52 साल बाद कोई मेडल जीते हैं एशियाई चैंपियनशिप में, जो बैडमिंटन का होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए खूबसूरत तस्वीर। अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस, ठीक है, आर्मलेस, इनकी बाहें नहीं हैं, ठीक है, इनकी भुजाएं नहीं है, कह सकते हैं बाहें नहीं हैं, ये आर्म नहीं मतलब इनके पास है, लेकिन फिर भी ये देखिए तीर कितना अच्छे से चला रही हैं। ठीक है, तो ऐसी तस्वीरें हमें मोटिवेट करती हैं। हम लोग सब सुविधा हम लोग को मिलते हुए भी, ठीक है, सब सुविधाओं से लैस होते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बच्चे देखिए ये क्या सोचते होंगे कि हमारे पास मतलब बाँह नहीं है, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास पैर ही नहीं है, ठीक है, तो सब आर्टिफिशियल लगवा के लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या है, हम लोग सब कुछ होते हुए नहीं कर पाते। तो हौसला की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिद की ज़रूरत होती है, विल पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ये जिसके अंदर है वो कुछ भी कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज कौन बनी है? तो ये हैं शीतल देवी, इनका नाम है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, तो देखिए ये पैरा जो आर्चरी जो चैंपियनशिप हो रहा है, अभी आपको पता है जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, जो जिनके कोई ना कोई अंग डिफेक्ट होते हैं, ऑर्गन डिफेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैर से दिव्यांग है, कोई हाथ से दिव्यांग, कोई आँख से दिव्यांग है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप है ये हो रहा था चेक रिपब्लिक में। ठीक है, ये चेक रिपब्लिक में हो रहा था। तो मैं चेक रिपब्लिक की लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये है अपना सुंदर भारत और ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप में ही पड़ेगा आपको चेक रिपब्लिक। यहाँ पे जूम करके देख लीजिए, ये देखिए ये चेक रिपब्लिक। ठीक है, और इसकी राजधानी है परागुए, परागुए। ठीक है, और ये जर्मनी से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर, और इधर पोलैंड से, स्लोवाकिया से, ऑस्ट्रिया से। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पैरा आर्चरी, ठीक है, पैरा आर्चरी चैंपियनशिप पूछेगा तो आप चेक रिपब्लिक ही बताएंगे। लेकिन आपसे अगर पूछेगा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, तो ये जर्मनी में हो रहा था वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, क्योंकि पैरा में दिव्यांग शामिल होंगे और इसमें जो है, इसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। ओके, आगे चलें। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन बना है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है नागदा। मध्य प्रदेश का 54 क्रम का डिस्ट्रिक्ट नागदा को बनाया गया। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में नामग्या खाम्पा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। ये नामग्या खाम्पा है, इनकी ये तस्वीर है, और इन्हें अभी हाल ही में सोमालिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये भी जो नियुक्ति होती रहती है ना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। या तो सीधे ये पूछ लेगा किसकी नियुक्ति की गई है, तो या तो ये पूछ लेगा सोमालिया की राजधानी क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछता है। और सोमालिया की बात करें यहाँ पे, तो सोमालिया जो है ना वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम से एक कंट्री का समूह होता है, हॉर्न ऑफ, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो उसमें ये शामिल है सोमालिया, जिसमें से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री शामिल हैं। जिबूती है, इरिट्रिया है, एथियोपिया है और सोमालिया है। ठीक है, यहाँ पे इनकी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, और इस सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको जूम करके देख लीजिए। ये जो सेक्शन है ना, ये एक सिंग की आकार का है। सिंग, जो जानवर की सिंग होती हैं, हॉर्न जिसे हम बोलते हैं, उसके आकार का है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस पार्ट को कहा जाता है। ठीक है, इस पार्ट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें एरिट्रिया है, एथियोपिया है, यहाँ से जिबूती दिखेगा और ये दिखेगा सोमालिया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो एथियोपिया है ये लैंड लॉक्ड है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी 3 देश जो हैं ये कंट्री, ये बॉर्डर शेयर करते हैं समुद्र से। ठीक है, तो आगे चलें। तो सोमालिया की बात हो रही तो ये है सोमालिया, यहीं की राजदूत बनाई गई हैं खाम्पा जी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और सोमालिया की राजधानी देख लीजिए, तो मोगादिशु है। नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भारत की पहली इस तरह की कोई परियोजना है। तो कैनबिस, कैनबिस मेडिसिन परियोजना, कैनबिस को मैं शुद्ध रूप से बोलूँ हिंदी में तो इसको हम भांग कहते हैं। भांग, भांग वही भांग जो आप सुने हैं जिससे नशा होता है। ठीक है, होली पे तो बहुत लोग इसको त्यौहार पे, होली के त्यौहार पे बहुत लोग इसको गोल गोल के पीते हैं, वही वाली भांग की बात हो रही है। तो भांग यानी कि कैनबिस मेडिसिन परियोजना
भांग से अब दवाई बनाई जाएगी। बहुत ही अच्छा, सुन के अच्छा लगा कि दवाई है। बहुत लोग जो पीते होंगे खुश हो गए होंगे कि भांग हम लोग पीते हैं और उससे दवाई भी बनती है, तो यानी वो फ़ायदेमंद है। ठीक है, फ़ायदेमंद तो होती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप ओवर कर देते हैं, कोई भी चीज़ को जब ओवर ले लेते हैं तो वो नुकसान करने लगता है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ओवर करेंगे तो नुकसानदायक हो जाता है। तो भांग मेडिसिन परियोजना कह सकते हैं या फिर कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश करने वाला है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये परियोजना चलाई जा रही है और भारत की जो मेडिसिन कंपनियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगी और एक कनाडा की फर्म जो कंपनी है वो भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, इससे कैंसर और मिर्गी और न्यूरोपैथी जैसी दवाएं बनाई जा सकती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, तो मैं जम्मू कश्मीर का मैप में लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये अपना सुंदर भारत है पूरा, और यहाँ पे दिखेगा आपको जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, जूम करके यहाँ पे देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। और ये है पीओके का इलाका जहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है, और ये है लद्दाख। और यहाँ वाला जो इलाका दिखेगा आपको, ये अक्साई चीन का इलाका है जो यहाँ पे चाइना का कब्जा है। ठीक है, और देखिए ये जो पीओके है ना, इसकी जो लाइन भारत के बाउंड्रीज लग रही है यहाँ पे, इसे हम एलओसी कहते हैं। और यहाँ पे जो अक्साई चीन से और भारत से जो बाउंड्री लगती है इसे हम एलएसी कहते हैं। ठीक है, आगे चले। तो यहाँ पे कुछ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है, जैसे कि ऑपरेशन त्रिनेत्र अभी हाल ही में वहाँ पे चलाया गया। उसके बाद एक दोस्त मोबाइल दोस्त ऐप वहाँ पे चलाया गया। उसके बाद स्कॉच अवार्ड मिला था वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है उसको। ठीक है, तो ये सब मैं डेली करंट अफेयर में डिटेल बताता हूँ। आगे चलिए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 और 22 जुलाई को आयोजित, ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर जेजेएम, जेजेएम का मतलब क्या है? ठीक है, तो जेजेएम डिजिटल अकादमी की स्थापना किस विभाग द्वारा की गई है ये आपको बताना है। तो जेजेएम को पहले मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन को ही जेजेएम कहते हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन को ही हम लोग जेजेएम कहते हैं। और इससे संबंधित एक डिजिटल एकेडमी बनाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन तरीके से लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप किस तरह से पानी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसे बचा सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से लोग जब जागरूक हो जाए ना, तो जो सपना है कि हर घर नल जल का, ठीक है, वो सफल हो जाएगा। क्योंकि अभी भी भारत में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कह सकते हैं बहुत ही कम है। लोगों को कई किलोमीटर दूर या कई 100 मीटर दूर कह सकते हैं जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। ठीक है, अभी तो आपने हाल ही में सुना होगा दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने क्या किया कि अभी एक वाटर एटीएम लगा रही है। वाटर एटीएम वहाँ पे वो लगा रही है जहाँ पे वाटर टैंक से पानी पहुँचाना मुश्किल है, वहाँ पर वो वाटर एटीएम लगा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जेजेएम डिजिटल एकेडमी का ये उद्देश्य होगा कि ये क्या करेंगे कि भारत के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, हर फील्ड के जो वर्कर्स हैं उनको ये लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और उनको ये प्रशिक्षण देंगे कि आप कैसे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, स्वच्छता विभाग द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो इसका लक्ष्य यही है, जल जीवन मिशन का, एक मिनट रुक जाइए, कि लोगों के पास स्वच्छ जल पहुँचे। ठीक है, सबके पास स्वच्छ जल पहुँचे, क्योंकि स्वच्छ जल पे सबका अधिकार है। तो जब स्वच्छ जल सबके पास पहुँचे, इसका मतलब ये होता है कि जो जल हम भूमिगत यानी ग्राउंड वाटर निकालते हैं, ठीक है, तो उस जल में अगर हम उसे फिल्टराइज नहीं किए करें, फिल्टर ना करें, तो उसमें आर्सेनिक, लौह धातुएँ, ठीक है, फ्लोराइड, बहुत ही ऐसी कैंसर जनिक उसमें मटेरियल पाए जाते हैं, ओके, एलिमेंट पाए जाते हैं, जो आप अगर उसे पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो उसे, उन मटेरियल्स को निकालने के लिए आप देखे होंगे बहुत ही जगह आपको दिखेगा कि आरओ लगा है। ठीक है, आरओ लगा है जिसको वो फिल्टराइज करता है। तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तो जो लोग गरीब परिवार के लोग हैं वो क्या करते हैं कि ये लगवा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको गंदा पानी या थोड़ा सा ख़राब कह सकते हैं पानी पीना पड़ता है। तो अभी जो प्रोफेसर थलप्पिल हैं इनको अवार्ड दिया गया इसीलिए कि इन्होंने एक किफ़ायती मशीन का डेवलप किया है। ठीक है, किफ़ायती मशीन डेवलप किया है इन्होंने, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि जो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, उससे जो पानी निकलता है उसको कम दाम में हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इसलिए इनको एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये होगा, और वो भी मध्य प्रदेश के खजुराहो में।
इसके तहत क्या किया जाएगा कि रीचिंग बढ़ाई जाएगी। रीचिंग मतलब पहुंच आपको बढ़ाई जाएगी कहाँ तक? उड़े आम देखिए जैसे कि उड़ान स्कीम आपका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसके तक ये किया जाएगा जो हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, और जो विमान हैं यानी कि हवाई जहाज़ की बात की जा रही है, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी एक शहर से दूसरे शहर तक, ठीक है। एक शहर से दूसरे तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी जिससे कि देश का आम नागरिक भी कम पैसे में यह इस देश मतलब इस राज्य से उस राज्य में ट्रेवल कर सके कम समय में, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत नए नए तरीके के विमान बनाए जाएंगे, कम खर्च में लोगों को एक दूसरे से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कहीं विमान क्रैश न कर जाए, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, तो इन सब मुद्दों पे यहाँ पे तमाम कंपनियां इकट्ठा होंगी खजुराहो में मध्य प्रदेश के, और भारत सरकार के अंतर्गत वो नेतृत्व किया जाएगा और यहाँ पे मीटिंग होगी और इस पे बातचीत होगी जिससे कि अच्छी डेवलपमेंट हो और लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश खजुराहो में हो रहा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये मध्य प्रदेश की लोकेशन है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सुधार किया है। इस बार भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है। तो इस बार भारत की रैंक है 80, ठीक है, यानी कि 80 है इस बार भारत की रैंक। तो पिछले बार की तुलना में भारत ने थोड़ा सा इसमें सुधार किया है, ठीक है। अब वो सुधार किया तो इससे क्या फ़ायदा है? सुधार करने से फ़ायदा यही होता है ना कि आप जो इस समय 80 पोजीशन पे हैं, आपको यानी कि आपका पासपोर्ट थोड़ा सा और मजबूत हुआ है, यानी कि आपकी रीचिंग कह सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आपके पास पासपोर्ट है तो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वीज़ा लगता है आपका, आपको पता है। लेकिन जैसे जैसे आपका पासपोर्ट मजबूत होता जाता है तो आपको कंट्री क्या करती हैं, वीज़ा फ्री ट्रेवल करने के लिए छूट देती हैं। यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर, तो ये 192 यानी कि 192 कंट्री में पासपोर्ट लेके यहाँ के सिंगापुर के निवासी घूम सकते हैं बिना वीज़ा के, ठीक है। तो वीज़ा और पासपोर्ट में दोनों अंतर होता है। पासपोर्ट तो सबके पास होना चाहिए, वीज़ा तभी लगता है जब आप किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हैं तो उस पर्पस मांगता है आपका कि किस पर्पस से आप आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगापुर के लोग कहीं जाएंगे तो उनसे वीज़ा नहीं लिया जाएगा 192 देशों में, ठीक है। तो ये सबसे पहले रैंक पे आपको सिंगापुर दिखेगा, उसके बाद दूसरे पे जर्मनी, और दूसरे रैंक पे ही इटली और स्पेन भी हैं। तीसरे रैंक पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और जापान, फिर लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन, तीसरे रैंक पे बहुत लोग हैं, ठीक है। और भारत है 80 पोजीशन पे, 80वें नंबर पे, वो भी सेनेगल और टोगो के साथ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है, देखिए सेनेगल और टोगो की लोकेशन भी थोड़ा देख लीजिए आप। सेनेगल यहाँ पे दिखेगा आपको, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये वाला इलाका है ना, यहीं पे सेनेगल और टोगो दोनों दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा सेनेगल आपको और यहाँ पे दिखेगा टोगो, ठीक है। टोगो की राजधानी है लोम और सेनेगल की राजधानी है डकार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इनकम टैक्स डे की बात की जा रही है, तो इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस, 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस, ठीक है। तो आगे चले। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है, इसको संयुक्त रूप से किन दो देशों द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो संयुक्त रूप से इसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों इसको आयोजित, दोनों जगह ये आयोजन होगा। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजन हो रहा है, तो इनकी लोकेशन आप देख लीजिए। ये अपना सुंदर भारत है और ये विश्व का मैप है, इसके साउथ ईस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ दिखेगा आपको न्यूजीलैंड, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ दिखेगा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ही कॉमनवेल्थ गेम 2026 होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सभी इसको मना कर दिया है कि मैं अभी इसको ऑर्गेनाइज नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। आगे चले। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है थाईलैंड के बैंकॉक में। थाईलैंड के बैंकॉक में अभी हाल ही में पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई है बिम्स्टेक की, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बिम्स्टेक की बात करें तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय। क्षेत्रीय कहने का सेंस ये है कि ये पूरा विश्व है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, तो ये पूरा विश्व लेवल पे नहीं है, एक रीजनल है। ये जैसे बे ऑफ बंगाल यहाँ दिखेगा आपको, तो इससे सटे हुआ जो देश है ना उनके लिए ये बनाया गया था।
तो ये एक रीजन यानी एक क्षेत्र को ये डिनोट करता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, सॉरी 5 कह रहे हैं, इसमें जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया से 5 मेंबर इसमें शामिल हैं, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया से इसमें 2 मेंबर शामिल हैं। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये एशिया है पूरा, ये एशिया वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, एशिया। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये साउथ एशिया में आता है, और साउथ एशिया से 5 लोग हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ये साउथ ईस्ट एशिया आता है, तो यहाँ से 2 मेंबर शामिल हैं। टोटल 7 मेंबर बिम्स्टेक में शामिल हैं, ठीक है। और बिम्स्टेक एशिया के यानी कह सकते हैं पूरे विश्व के 22% जनसंख्या को डिनोट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है आपका, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। कारगिल विजय दिवस, तो ये रहे आपके ऑप्शन, और ये है सही जवाब ऑप्शन डी। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, पहले इसको आप समझ लीजिए क्यों मनाया जाता है। हालांकि मैं ये डिटेल इतना बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश को लेके। तो बांग्लादेश को लेके जब युद्ध हुआ था तो भारत ने पटक पटक के मारा था पाकिस्तानियों को, ठीक है। उसके बाद ये क्या किए, बदला लेने के लिए 1999 के आसपास ये क्या किए कि ये वाला जो रीजन है ना, ये देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन है, पहले तो जम्मू कश्मीर पूरा हुआ करता था, अभी तो ये 2019 में अलग हुए हैं दोनों लोग, ठीक है। तो ये जब जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा कारगिल, ठीक है, ये दिखेगा कारगिल। ये लोग क्या किए, पीओके में तो इन लोगों का कब्जा ही है पाकिस्तानियों का। ये लोग क्या किए, यहाँ से ये कारगिल पहुँचे, ठीक है। और कारगिल को ये पहुँच के यहाँ पे वार किए, और लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ से लद्दाख को और जम्मू कश्मीर दोनों को अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके बाद ये लोग सियाचिन तक गए, लेकिन हमारे जो भारत के देश के जो जवान हैं, ठीक, जवान है, इन्होंने यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और इन्होंने पटक पटक इनको मारा, और ये लोग भाग गए यहाँ से, ठीक है। और इस मारपीट में भारत के कुछ जवान शहीद हो गए, ठीक है, और भारत के कुछ जवान शहीद हो गए। तो वो दिन 26 जुलाई था, और 26 जुलाई को ही फिर से कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इस जैसे कि ना, ये जो लड़ाई हुई थी इसके तहत ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये भी इसमें आता है, शामिल आता है। आगे चलें, अब यह कहाँ पर हाल ही में रोजर पे या फिर कह सकते हैं रेजर पे ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे ओपन किया, तो इसका सही जवाब है मलेशिया में। मलेशिया में ओपन किया, मलेशिया की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया की लोकेशन है, और यहाँ पे दिखेगा आपको मलेशिया, ठीक है, जो एक आसियान कंट्री है। अभी हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है, तो इसका सही जवाब है एस फांगनोन कोन्याक, एक्स फांगनोन कोन्याक। और ये जो चारों नाम है ना, ये चारों जो नाम है, अभी हाल ही में जो राज्यसभा का उपाध्यक्षों का जो पैनल होता है उनमें इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उनमें इनको अपॉइंट किया गया है। उनमें से नाम है पीटी ऊषा, फौजिया खां, सुलता देव है, और एस फांगनोन कोन्याक, ठीक है। तो एक्स फांगनोन कोन्याक को ये एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो नागालैंड की ऐसी महिला, पहली महिला बन गई हैं जो राज्यसभा की अध्यक्षता की हैं। तो इनका थोड़ा सा नाम आप याद रखेंगे। नागालैंड की बात हो रही है, तो ये रहा नागालैंड मैप में आपको, ठीक है, ये नागालैंड दिखेगा जिसकी राजधानी है कोहिमा। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये न्यूज़ तो मैं आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अपने यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की उम्मीद जताई है, तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने कहा भैया हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो भी खेलना चाहते हैं और अच्छे से खेलना चाहते हैं, तो भारत जैसा दिग्गज देश जहाँ पे क्रिकेट प्रेमी बहुत ही ह्यूज यानी बड़ी संख्या में है, वहाँ पे क्रिकेट का आप महत्व समझ ही सकते हैं। तो भारत से इन्हें इसने रिक्वेस्ट किया कि आप जो यहाँ पे ईरान में भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है ना यहाँ पे, तो कह रहा कि आप चाबहार पोर्ट के आसपास ही एक स्टेडियम डेवलप कर दीजिए जिससे कि हमारे प्लेयर भी खेल सकें और सीख सकें। उसके बाद आपका जो आईपीएल होता है, इंडियन जो प्रीमियम लीग होता है, उसमें वो लोग हिस्सा ले सकें, ठीक है। तो ये ईरान ने कहा है। ईरान की राजधानी तेहरान, और इसकी बाउंड्री शेयर होती है इधर कैस्पियन सी से, ठीक है। और ये है काला सागर, दोनों ध्यान दीजिएगा, इधर काला सागर इधर कैस्पियन सी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत सूबे के 948 विरासत वृक्षों को संवारेगी। पहले तो ये समझ लीजिए विरासत वृक्ष किसे कहते हैं। तो इनके हिसाब से विरासत वृक्ष उसे कहेंगे जिनकी उम्र
100 वर्ष से ज़्यादा है, जिन वृक्षों की उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा है उन्हें विरासत वृक्ष कहेंगे। और 948 ऐसे विरासत वृक्षों की पहचान कर ली गई है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे टूरिस्ट हब डेवलप किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के अनुसार अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है तो हर साल जीडीपी का कितना परसेंट ग्रोथ होगा, रेट बना कर रखना होगा। तो इसका सही जवाब है, आरबीआई कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि 7.6% की अगर हम ग्रोथ रेट हर साल बना के चलें तो ठीक है, कह रहा है तो, अभी कंफर्म नहीं है, कह रहा तो 2047 तक हम क्या करेंगे, एक विकसित देश बन जाएंगे। ठीक है, एक विकसित देश के कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें। डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल ने विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी को विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ये सम्मेलन किस देश में होगा, ये आपको बताना है। और ये सम्मेलन अभी होने वाला नहीं है, ये होगा 2024 में। ठीक है, तो अभी से ही ये न्यूज लीक हुई थी या वायरल हुई थी, ऐसा समझ लीजिए। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में ये होने वाला है 2024 में। डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है तो डब्ल्यूटीओ फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस मीटिंग में बात क्या होगी, ये देखिए, जो मैं तस्वीर लगा रखा हूँ ना डब्ल्यूटीओ की, इसमें डब्ल्यूटीओ को समझ लीजिए एक तरह से बधे बधे रूप में दिखाया गया है। और डब्ल्यूटीओ की हालत भी यही है, डब्ल्यूटीओ कोई खुल कर निर्णय ले ही नहीं पाता है, किसी देश के प्रेशर में आकर निर्णय लेता है, कभी कुछ निर्णय लेता है। तो इस मीटिंग में यही सब बात होगी कि डब्ल्यूटीओ खुल के निर्णय ले सके और निर्णय दे सके। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की जैसे फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या करता है, टैरिफ पे काम करता है। यानी कि एक देश दूसरे देश में जब माल की आवाजाही होती है, सामानों की जब आवाजाही होती है तो उस पर कितना टैरिफ होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर कितना टैरिफ होना चाहिए, कौन सा देश टैरिफ मुक्त होना चाहिए, इस सब की बात करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आगे चलें। अगला प्रश्न है, बेंगलोर में हुई विपक्षी दलों की बैठक में यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का नाम बदलकर क्या किया जाने पर सहमति बनी है, तो जिसका संक्षिप्त नाम है, तो यूपीए का नाम अब किया जाएगा इंडिया। इंडिया, ठीक है। तो इंडिया फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो इंडिया फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। यूपीए, देखिए यूपीए में ना कांग्रेस शामिल है, कांग्रेस और छोटी मोटी पार्टियां इसमें शामिल होकर कई सारी पार्टियां संगठन बनाई है जिसे हम यूपीए कहते थे, और यूपीए का नाम अब हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस में संपन्न हुआ। विनियस किस देश की राजधानी है, यह बताइए। तो इसका सही जवाब है विनियस लिथुआनिया की राजधानी है। विनियस लिथुआनिया की राजधानी है और वहीं पे नाटो का शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया। ये देखिए, ये है विनियस, ये यूरोप का मैप है, जूम कर लीजिए, यहाँ पे दिखेगा लिथुआनिया जो एक बाल्टिक कंट्री है। लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। ठीक है, आगे चलें। तो विंबलडन 2023 प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बना, ये आपको बताना है। तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज यहाँ पे विजेता बने। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया ये भी देख लीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है फ्रांस में, विंबलडन होता है यहाँ पे इंग्लैंड में, उसके बाद यूएस ओपन होता है अमेरिका में। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पे देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते भैया नोवाक जोकोविच। फिर इन्होंने फ्रेंच ओपन कहा कि चलो ये भी मैं ही जीत लेता हूँ। उसके बाद कार्लोस अल्कराज को आया गुस्सा, कहे कि ना अब तुम नहीं जीतोगे, विंबलडन मैं जीतूंगा। तो कार्लोस अल्कराज विंबलडन 2023 का पुरुषों में सिंगल में यानी कि एकल में खिताब ये जीत लिए हैं। महिलाओं की बात करें विंबलडन कौन जीता है, तो जो मार्केटा वोंडरसोवा हैं उन्होंने जीता है विंबलडन इस बार। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र पर, ठीक है, एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उसमें रसायन के बारे में बात की जाएगी, पेट्रोकेमिकल्स के बारे में बात की जाएगी। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट करते हैं या फिर अपने यहाँ जनरेट करते हैं, उत्पादन करते हैं जब इसका, तो इसे आप रिफाइनरी में भेजते हैं। ठीक है, रिफाइनरी में जब इसको भेजते हैं तो यहाँ से तरह तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, जनरेट होते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, जब रिफाइनरी में क्रूड ऑयल भेज रहे हैं,
इसको फिर आप बर्न कर रहे हैं, यहाँ पे बॉयल करा रहे हैं इसको, तो यहाँ से आपको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, फ्यूल ऑयल, डीजल, पैराफिन, नेफ्था, गैसोलीन। ठीक है, तरह तरह के यहाँ से प्रोडक्ट निकलते हैं और इनका यूज हमारे दैनिक लाइफ में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्यूल निकला तो आप उसे जेट फ्यूल भी बना सकते हैं, उससे आप वाहन भी चला सकते हैं और फ्यूल को आप घरों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि गैस के रूप में। ठीक है, और जो आपको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिल रहा है, ठीक है, इनसे भी आप बहुत सारे ग्रीस यानी कि ल्यूब्रिकेंट बना सकते हैं, जो आसानी से पहियों को चलने में मदद करता है। सड़क आप बना सकते हैं। ठीक है, तरह तरह के आप फैशन से संबंधित चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और ये बहुत ही ह्यूज मार्केट है। ठीक है, तो इससे संबंधित बात होगी भारत के दिल्ली में, और यहाँ पे विश्व के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन, यानी कि सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन, इसे हम कह सकते हैं नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ठीक है, कल्चरल मैपिंग, अब थोड़ा सा दिमाग में बैठा होगा कल्चरल मैपिंग, अच्छा ठीक है। तो इसके अंतर्गत किस मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारत की अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब है जो कल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि संस्कृति जो मंत्रालय है उसके तहत ये किया गया, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसमें ये बताया जाएगा कि हमारा जो गांव है ना भारत का, वो कितना रिच है। रिच मतलब इसमें कैटेगरी ये बताया जाएगी, देखिए इसमें कैटेगरी एक ऐतिहासिक की होगी और एक पारिस्थितिकी की होगी, एक विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट की होगी। ठीक है, पारिस्थितिकी, विकासात्मक और ऐतिहासिक, इधर मत देखिए। ठीक है, इधर ये तीन कैटेगरी इसमें होगी। हमारे यहाँ इकोलॉजी से संबंधित कितनी रिचमेंट है, डेवलपमेंट से संबंधित कितनी कितनी रिचमेंट है, हिस्टोरिक प्लेसेस कितने हैं, ये सब इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मेरा गांव मेरी धरोहर। ओके, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ध्यान देंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर में डिटेल बताता हूँ, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और चैनल आपको अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की है? तो वाटर एटीएम लगाने की घोषणा अभी नई दिल्ली सरकार ने की है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। अभी हाल ही में निम्न में से कौन सा PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला सदस्य बन गया, ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब है PFC, पावर फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है वो अभी इस ग्रुप में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे चलें। अभी हाल ही में किस अभिनेता या अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे, इनका नाम है कार्तिक आर्यन। ठीक है, और ये अवार्ड शो अगस्त में होने वाला है, और अगस्त में ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा अगस्त में विक्टोरिया में, विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये अवार्ड शो होने वाला है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यहीं पे आपको दिखेगा विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया में आपको पता है कि सॉरी विक्टोरिया इधर है, इधर कैनबरा। तो विक्टोरिया में ही कॉमनवेल्थ गेम होने वाला था 2026 का, जो कैंसिल हो चुका है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया? गिग वर्कर्स कौन होते हैं? ये अस्थायी, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते, अस्थायी वर्कर्स होते हैं। सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं, ठीक है, कहीं से, तो वो आपको ऑनलाइन टीचिंग जो दे रहा है वो अस्थायी है, उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं कि उसकी जॉब कब चली जाएगी कब नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रीलांसर जो आप नाम सुने होंगे, ये फ्रीलांसर जो होते हैं आपके, आप जब एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, वो प्रोजेक्ट को पूरा करके दे देते हैं, आप उससे पैसा ले लेते हैं, वो भी अस्थायी हैं। तो इनके जो जॉब्स होते हैं ना, सिक्योर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ये गिग इकोनॉमी एक तरह से होती है, तो इसे गिग वर्कर्स करते हैं। और इस तरह का बिल कौन सा पेश किया है, किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान ने पेश किया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, ठीक है, तो जो RBI की रिपोर्ट के अनुसार 15 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो ये कितना पहुंच गया? ये $600 अरब पहुंच गया। 15 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा, यानी कि उससे पहले भी उच्च स्तर पर रहा होगा, हाँ रहा था, उससे पहले भी $600 अरब से ऊपर गया था, लेकिन फिर किसी कारण से, ठीक है, देश में कुछ दिक्कत हुई तो वहाँ पे ये कम हुआ था, लेकिन अब फिर से ये $600 अरब पहुँच गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस IPS अधिकारी बनी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की बनी है। तो इनका नाम है तेंजिंग यांकी, तेंजिंग यांकी इनका नाम है, और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। और विश्व कह रहे हैं भारत की पहली महिला IPS अधिकारी की बात करें तो यह किरण बेदी जी थी। इसको तो आप पता है इनके बारे में। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र देकर रिकॉर्ड में थर्ड जेंडर का एक नया कॉलम जोड़ दिया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार, ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अगला प्रश्न। हर साल निम्न में से कौन सी तारीख को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हर साल 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। गुजरात में यहाँ पे सेमीकंडक्टर के ऊपर यहाँ पे प्रदर्शनी की जा रही है, तो इसका सेमिकॉन इंडिया जिसको हम बोल रहे हैं, और इसका उद्घाटन गुजरात में किया जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे डिटेल में मैं बताता हूँ, ठीक है, डिटेल यहाँ करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो इस बात को आप नोट कर लें। और डेली अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक बताया था कि ब्लैक सी ग्रीन डील क्या थी, तो ये भी मैं बताया था ब्लैक सी ग्रीन डील क्या थी। चलिए एक बार और यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ब्लैक सी ग्रीन डील क्या थी? देखिए जब रूस और यूक्रेन में आपको पता है युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ब्रेड ऑफ बास्केट कहा जाता है यूरोप का, यानी कि यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोग क्या करते थे, गेहूँ निर्यात करते थे। ये काला सागर है, काला सागर से होते हुए ये टर्की जाता था, टर्की से होते हुए ये गरीब देशों में जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में जाता था, ठीक है। तो रसिया क्या करता था, बॉम्बिंग कर देता था, जिससे कि काला सागर में ही इनके जो जहाज थे अनाज के, वो नष्ट हो जाते थे, ठीक है। अब रसिया को क्या पता कि ये अनाज के जहाज हैं या किसके जहाज हैं, तो उनको लगता था ये इसमें गोला बारूद होगा जो यूक्रेन रसिया के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। तो यहाँ पे ये लोग बॉम्बिंग कर देते थे, यहीं पे ये जहाज डूब जाता था काला सागर में। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि नहीं, आप लोग एक काम करिए, अब आप लोगों के बीच एक डील होगी जिसे हम कहेंगे ब्लैक सी यानी काला सागर ग्रैंड डील, ठीक है, अनाज डील, ठीक है। तो यहाँ पे आप बॉम्बिंग नहीं करेंगे, तो इसी संबंधित ये न्यूज़ थी, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अभी हाल ही में किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? और इन्होंने कहा चलो भैया हम तो सर्व कर ही लिए 40 साल, लगभग 40 साल तक ये राज किए थे कंबोडिया पे। अब ये कह रहे हैं कि अब मेरा बेटा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, बढ़िया है, बाप को भभकती है। चलिए आगे चलते हैं। और कंबोडिया की लोकेशन आप देख लिया, अपना सुंदर भारत है, ये बे ऑफ बंगाल, और यहाँ दिखेगा आपको कंबोडिया, ठीक है। और मैं इस रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे एक लाओस ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, बाकी यहाँ पे लैंड लॉक्ड कोई नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कंबोडिया की राजधानी है फेन। आगे चलें, रूस और अफ्रीकी देशों के बीच रूस और अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यह आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत से अपील की गई है कि भारत चावल निर्यात से प्रतिबंध हटा ले? तो आईएमएफ ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने अपील की भारत से कि आप जो बासमती चावल पे निर्यात का प्रतिबंध लगाए हैं ना, टैरिफ लगाए हैं, उनको थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि विश्व में क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा जहाँ पे बहुत दिक्कत होगी गरीब देशों को। तो आईएमएफ में हमने अर्ज किया इंडिया से कि आप ऐसा करिए कि आप वहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटा लीजिए चावल निर्यात से, ठीक है। तो भारत ने भी कुछ सोच के ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस ब्रिक्स देश द्वारा अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2028 से बनाना शुरू कर देगा? ये तो बनाना 2027 से ही कर देगा, हो सकता है कि 2028 से 28 में ये लॉन्च भी कर दें सब, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, ये ब्रिक्स की बात हो रही है, तो ब्रिक्स में आप समझ लीजिए पहले ब्राज़ील शामिल है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है। तो इतने देशों की बात हो रही है। तो इसमें से रूस ने ऐसा किया है, अनाउंसमेंट किया है, और भारत और चाइना को भी इसने खुले दिल से इन्वाइट किया कि आप लोग भी इसमें शामिल होइए। देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अभी आपको पता है कि 29 जुलाई को विश्व यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे, या कह सकते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे यहाँ पे मनाया गया। तो आप ध्यान रखेंगे 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो कैलाश जो सांकला हैं, इनको हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलें, तो वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष कब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 जुलाई को। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस जो है लीवर से संबंधित बीमारी है, ठीक है, इसमें लीवर में सूजन आ जाती है, ओके। और जब लीवर आपको खराब होने लगता है ना, तो तरह तरह की बीमारी आपको वैसे ही पकड़ लेगी, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, हेपेटाइटिस से रिलेटेड 5 वायरस होते हैं। एक ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। सबसे खतरनाक वायरस बी माना जाता है इसमें, ध्यान देंगे। और ये लीवर से संबंधित है और ये वायरस से होने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पे भारत में पहली बार आयोजित की जा रही एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो जो गौतम बुद्ध नगर है उसी को हम ग्रेटर नोएडा कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाला लोकेशन जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये गौतम बुद्ध नगर है और इसी के हम ग्रेटर नोएडा करते हैं, वहीं पे ये चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास, जिसे हम जीमैक्स कहते हैं, इसका अभ्यास कहाँ पे किया गया अभी हाल ही में? तो इसका सही जवाब विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में इसका अभ्यास अभी हाल ही में किया गया भारत और जापान के बीच में। और जापान का सबसे नॉर्दर्न जो आइलैंड है वो है होक्काइडो, उसके बाद जो मिड का है वो है जिस पे टोक्यो बसा हुआ है वो होन्शु, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशू। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है कि भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन के लिए आधिकारिक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है केन्या। सही बताएं तो इस केन्या के नैरोबी में किया जा रहा है ये। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, केन्या के नैरोबी में इसका आयोजन किया जा रहा है। केन्या की राजधानी ही नैरोबी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी कैंपस कौन है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी जो मद्रास है, ये भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी कैंपस है। और ये भारत के बाहर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो इसे स्थापित किया जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप में, और वो भी तंजानिया में। तंजानिया जो जंजीबार आइलैंड है वहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन भविष्य का फ्यूल है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। और इस पर भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 2021 में हरित हाइड्रोजन संबंधित एक मिशन भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है कि 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा भारत द्वारा। ठीक है, आगे चलें। तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है बैंकॉक के थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थाईलैंड है, ये थाईलैंड है, इसकी राजधानी है बैंकॉक, और इसके साउथ में देखेंगे तो गल्फ ऑफ सियाम है। ठीक है, चलिए आगे। और भारत ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किस देश के साथ मिलकर चलाया? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि जो खतरनाक दवाएं हैं, डेंजरस दो ड्रग्स होते हैं, उनके शिपमेंट को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हवाई जहाज़ से कम लेकिन पानी की जो जहाज़ होती हैं उनसे ज़्यादा शिपमेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अरब सागर से होते हुए ये फारस की खाड़ी होते हुए इधर से सुएज कैनाल होते हुए निकल जाते हैं सीधे इधर, नहीं तो इधर से फिर इधर, ऐसे ये लोग शिपमेंट करते हैं। तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसे प्रिवेंट करने के लिए, इलीगल जो ड्रग्स हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया था भारत और अमेरिका के बीच। 8वां ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी के साथ किस देश में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में ये शुरू किया गया ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी के साथ ओपेक का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। ठीक है, और जो ऑस्ट्रिया है ना, वहीं पे आपको इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा ओपेक का, ऑस्ट्रिया के वियना में। और ओपेक कंट्री वो होती हैं जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा तेल का निर्यात करती हैं, उनको हम ओपेक कंट्री कहते हैं। और ज़्यादातर ये एशिया की बात करें तो ये खाड़ी देश जो यहाँ पे आते हैं, जैसे कुवैत हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई हो गया, सऊदी अरब, इराक। ठीक है, तो ये लोग शामिल हैं। आप देखेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से वेनेजुएला और इक्वाडोर यहाँ पे दिखाई देंगे। आगे चलें तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन बोर्ड द्वारा कहाँ पे स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो इसका चेन्नई में आयोजन किया जा चुका है। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं किया जाएगा? तो वाराणसी में यहाँ पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन यहाँ पे कोलकाता, शिलांग और गुवाहाटी में किया जाएगा। तो वाराणसी इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आज करंट अफेयर में इतना ही। ठीक है, आज साप्ताहिक करंट अफेयर था, वीकली। ठीक है, वीकली करंट अफेयर था, और यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, उसको आप ध्यान देंगे, और मैप के साथ भी वहाँ पे पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।